अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल उर्दू किरण कहानी में खुश आमदीद। तो चलें आज का नया नावल शुरू करते हैं। बॉस, मैं इस गैंगस्टर के बारे में सब कुछ मालूम कर लूंगी, बस आप मुझे एक मर्तबा मौका तो दीजिए। सीमा रफीक सियाह 3 पीस में मलबूस, गले में रिपोर्टर का कार्ड लटकाए, लंबे बालों को टेल पोनी में कैद किए उस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर उसका बॉस उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। नहीं सीमा, ये काम तुम्हें नहीं सौंप सकता। तुम में इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि तुम इतने बड़े माफिया के डॉन का इंटरव्यू कर सको, और वैसे भी ये लड़कियों के करने वाला काम नहीं। 60 साल भारी भरकम बुढ़े शख्स ने आंखों पर ऐनक सेट करते हुए कहा। बड़ा आया बुढ़ा खूसट, इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है मेरी, तो फिर उसके चैनल को टीपीआर कैसे मिल रही है? सीमा बेइंतहा गुस्से में आ गई थी और गुस्से में ही बड़बड़ाने लगी, मगर उसकी बड़बड़ाहट इतनी आहिस्ता थी कि अब्बास नकवी सुन ना सका। वो एक बहुत बड़े चैनल का मालिक था और उसकी टीम में तकरीबन 20-30 लोग काम करते थे। सीमा भी उसी के चैनल के लिए रिपोर्टिंग करती थी और उसे आए हुए अभी सिर्फ 3 माह ही हुए थे कि उसने चैनल की टीआरपी को आसमान तक पहुंचा दिया था। अब वो एक गैंगस्टर के बारे में एक तवील आर्टिकल लिखना चाहती थी, मगर वो इसे इजाजत ही नहीं दे रहे थे। सर प्लीज आप मुझे एक मौका तो दें, देखिएगा चैनल की टीआरपी मजीद बढ़ जाएगी। दुनिया सुनना चाहती है ऐसे गुंडों के बारे में। अगर मैं इस पर थीसिस लिखूं तो फिर एक मर्तबा फिर से चैनल की टीआरपी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। वो अब उसे उसी की जबान में समझाने लगी। वो जानती थी कि ये बुढ़ा खूसट एक ही सूरत में मानेगा। जैसे ही उसने सीमा की बात सुनी तो उसके कान भी खड़े हो गए। उसको तो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी से ही गर्ज था। सीमा, वो बात तो ठीक है, हमें इस गैंगस्टर पर आर्टिकल लिखवाना चाहिए, लेकिन मुझे तुम इतनी काबिल नहीं लगती कि इतने बड़े गुंडे के बारे में सब कुछ जानो और फिर लिखो। तुम ये छोड़ो, मैं सलीम को कहता हूँ, वो ये काम संभाल लेगा। अब्बास नकवी अपने कोट की जेब में मोबाइल डालता हुआ उठ खड़ा हुआ। बॉस प्लीज प्लीज, मुझे एक मौका तो दे दें, उसके बाद जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका जरूर दीजिए। वो बेचारी अब अपने बॉस की मिन्नतें करने लगी। वो कुर्सी से उठे और नफी में सर हिलाते हुए कमरे से ही बाहर निकल गए। वो अकेली उसके ऑफिस में खड़ी थी। वो सोफे पर बैठी और न जाने क्या क्या बोलने लगी। मेरा नाम भी सीमा रफीक है, जानती हूँ कि इस मोटी तोन वाले ब्रेनलेस बुढ़े खूसट को कैसे मनाना है। वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ कह रही थी। उसका बॉस बहुत ही ज्यादा रूड बिहेव करता था, इसीलिए स्टाफ में से कोई भी उससे पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी सभी लोग काम कर रहे थे। काम करना उनके लिए जरूरी था, वही उन्हें काम प्रोवाइड कर रहा था। सीमा का हाल भी उस वक्त गधे को बाप बनाने जैसा था। उसका दिल तो नहीं चाहता था कि वो सकड़ू बुड्ढे के यहाँ काम करे जिसकी टांगे कब्र में थी, मगर बात अब भी किसी की नहीं मानता था। लेकिन उसे घर को चलाने के लिए काम करना पड़ रहा था। हेलो सीमा, तुम क्या कर रही हो? लंच पर चलें? कमरे का दरवाजा खुला तो सलीम अंदर आता दिखाई दिया। वो दुबला पतला सा बगैर पर्सनालिटी के एक मर्द था जो हर वक्त ही सीमा को चिपकता रहता, मगर उसे उसमें बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। सलीम प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे कहीं नहीं जाना। फिलहाल मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि उस दौरान कोई भी मुझे परेशान करे। वो सोफे से उठी और अपना बैग उठाती वहां से बाहर निकल गई। बड़ी आई, खुद को कोई हसीना समझती है, मुझे क्या लड़कियों की कोई कमी है? जीरो पर्सनालिटी वाला सलीम तेल से चुपड़े बालों में हाथ फेरते हुए बोला, जैसे सीमा ने बॉस की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई की थी। वो भी बिल्कुल वैसे ही कर रहा था। सच ही कहते हैं, इंसान जो बोता है वही काटता है। सलीम भी कुछ देर वहां पर बैठने के बाद बाहर निकल आया। सभी लोग अपने अपने कैबिन में झुके न जाने कंप्यूटर्स पर क्या कर रहे थे। सीमा मेन हॉल में बैठी अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसने सोच लिया था कि किसी सूरत भी उससे ये परमिशन लेनी है। वैसे भी वो आर्टिकल लिख सकती थी, लेकिन वो चाहती थी कि उसका आर्टिकल चैनल पर चले, इसीलिए ही उसे बॉस की इजाजत की जरूरत थी और वो अपना वक्त जाया नहीं करना चाहती थी कि जॉब आवर्स के अंदर ही वो उस पर काम करे। सुबह से शाम तक तो वो इधर चैनल के ऑफिस में ही रहती थी, तो फिर आर्टिकल लिखने का टाइम उसके पास कहाँ से आता। इसीलिए वो चाह रही थी कि उसका बॉस ही उसे ये आर्टिकल लिखने की इजाजत दे दे। वो सिर्फ एक आर्टिकल नहीं बल्कि एक पूरी थीसिस लिखना चाहती थी। वो चाहती थी कि शुरू से आखिर तक वो इस गुंडे की जिंदगी में सब कुछ लिखे, क्योंकि आजकल के लोगों को इस तरह के लोगों के बारे में जानने का बहुत इंटरेस्ट था।
और सीमा रफीक को तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट था। वो नहीं जानती थी कि वो मक्खियों के छत्ते में हाथ डालने वाली है। शाम के 7 बजे वो ऑफिस से निकली और कैब लेकर घर पहुंच गई। घर जाकर भी उसे सुकून नहीं मिला। वो ऑफिस में भी सारा दिन काम करती रही और एक एक से मगज खपाती रही, और फिर घर आकर भी उसे ही काम करना पड़ रहा था। वो किचन में खड़ी सालन बना रही थी। आटा उसने गूंद कर रख दिया था। घुंघरियाले बाल कैचर में मुकीद थे, मगर कुछ आवारा लटे बाहर की तरफ निकली हुई थी। सीमा बेटा, मुझे खाना ला दो, उसके बाद मैंने दवाई भी खानी है। वो किचन में खड़ी रोटियां बना रही थी कि उसकी माँ की आवाज आई। वो अपने कमरे में थी। जी अम्मी, बस 2 मिनट में लाई। वो किचन में खड़े खड़े ही जवाब देने लगी। 10 मिनट के अंदर वो खाना तैयार करके माँ के कमरे में ले गई। उसका छोटा भाई भी वहीं पर बैठा था। उसकी माँ बेचारी पिछले 3 साल से बिस्तर से नहीं उठी थी, और उनकी माजूरी की वजह से ही उसे नौकरी करनी पड़ रही थी। वरना तो उसकी माँ एक लाइब्रेरियन थी और उनकी तनख्वाह भी अच्छी थी, जिनसे उन तीनों का गुजारा अच्छा चल जाता। उसके बाप का आज से 10 साल पहले इंतकाल हो गया था, जब उसका भाई महज 2 साल का था। तब से उसकी माँ बेचारी ही अपने दोनों बच्चों का पेट पाल रही थी। सीमा का भाई एहसन अब 12 साल का था, लेकिन वो इतना ज्यादा कमजोर था कि अपनी उम्र से कम ही लगता। पढ़ाई में वो ज़हीन था और सारा दिन ही बैग लेकर बैठा रहता। अब वो तीनों मिलकर खाना खा रहे थे। माँ को इस हालत में देखकर तो सीमा की आंखों से आंसू निकल आए। हालांकि ये रोज का मामूल था, मगर हर रोज ही उसकी आंख से आंसू निकल आते। उसकी माँ का आज से 3 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो अपनी एक टांग से हाथ धो बैठी। मगर अब भी डॉक्टर्स कहते थे कि एक चांस बाकी है, लेकिन उसके लिए ढेरों पैसों की जरूरत थी, जो सीमा रफीक के पास नहीं थे। इसीलिए ही वो दिल लगाकर दिन रात मेहनत कर रही थी, ताकि अपनी माँ का इलाज करवा सके। लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हुई थी। जितनी भी तनख्वाह मिलती वह हर महीने ही खर्च हो जाती, और महीने के आखिर में वो फिर से खाली हाथ होती। खाना खाने के दौरान उसने सोच लिया कि वो कल अपने बॉस से फिर से बात करेगी, क्योंकि वो रिसर्च कर चुकी थी। जितने भी लोगों ने इस तरह की थीसिस लिखी थी, वो बहुत ज्यादा कामयाब हो गए थे। यहाँ तक कि उनकी शोहरत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्होंने अपने चैनल्स बना लिए थे और अब खुद ही बॉस बने बैठे थे। उसका भी ख्वाब एक चैनल बनाने का ही था, लेकिन उसके पास सरमाया बिल्कुल भी नहीं था। तजुर्बा उसके पास था और शौक भी वो रखती थी, लेकिन सरमाए के बगैर तो कुछ नहीं होता। खाना वगैरह खाकर बर्तन समेटे और फिर अपने कमरे में आकर लैपटॉप खोलकर बैठ गई। वो अब ओवरवर्ल्ड गुंडों को रिसर्च कर रही थी। वो चाहती थी कि जब वो सामा शेख पर लिखना शुरू करे तो उसके पास तजुर्बा हो, ताकि वो वक्त ज़ाया ना करे और बहुत जल्दी कामयाब हो जाए। रात के 2 बजे तक वो न जाने क्या क्या करती रही। जब बहुत ज्यादा थक कर चूर हो गई तो फिर बेड पर दराज हो गई। उसका छोटा भाई उसकी माँ के कमरे में सोता था। उसे देर तक काम करना होता, इसीलिए ही वो दूसरे कमरे में सोती थी। घर उनका अपना था। कभी कभार तो वो सोचती थी कि ये घर बेचकर ही माँ का इलाज करवा ले, लेकिन उसकी माँ ये मानने को बिल्कुल भी तैयार न थी। ये उनके शोहर ने अपनी जवानी में बनाया था। वो उनके शोहर की आखिरी यादगार थी, जिसे वो यूं बेचना नहीं चाहती थी। उन्होंने सोच लिया था कि वो सारी जिंदगी ऐसे ही माजूरी माजूरी की गुजार देंगी, लेकिन अपने शोहर की याद को हाथों से जाने नहीं देंगी। इसीलिए ही सीमा अब घर बेचने के बारे में नहीं सोचती थी। सुबह उसकी आंख खुली तो वो तैयार होकर बाहर आ गई, मगर उसे कोई कैब नहीं मिल रही थी। वो अब रिक्शे को भी रोकने लगी। हालांकि उसकी जॉब इस तरह की नहीं थी कि वो रिक्शे में जाए, और ऑफिस में भी उसकी एक इज्जत थी, लेकिन कोई कैब मिल नहीं रही थी। इसीलिए उसे मजबूरन रिक्शे वाले को रोकना पड़ा। मगर वो इस रास्ते की तरफ नहीं जाना चाहता था जहां वो जाने का कह रही थी। वो बेचारी ऐसे ही सड़क पर खड़ी थी। दूर से एक वैगो तेज स्पीड में आती हुई दिखाई दी। सड़क टूटी फूटी थी, मगर वो वैगो तो ऐसे दौड़ती हुई आ रही थी कि जैसे मोटरवे हो। दरअसल उस सड़क पर काम चल रहा था और जगह जगह पर खड्डे थे जिनमें पानी जमा हुआ था। जैसे ही वैगो उसके पास से गुजरी तो पानी उड़कर उसके कपड़ों पर आ गया। वो अब गुस्से से भरी हुई इस गाड़ी वाले को गालियां देने लगी। वो कोई मम्मी डैडी गर्ल नहीं थी कि रोना शुरू कर देती। वो अपना बदला लेना अच्छे से जानती थी। 3 साल से वो अपने घर की कफील बनी हुई थी, और उन्हीं 3 सालों ने ही उसे बहादुर बना दिया था। शर्म नहीं आती क्या? इतनी बड़ी गाड़ियां ले ली, मगर शऊर जरा भी नहीं। बाहर निकलो। गाड़ी रुकी तो वो उस पर हाथ मारने लगी।
गाड़ी का सामने वाला शीशा नीचे हुआ तो अंदर एक सफेद यूनिफॉर्म में बैठा ड्राइवर नजर आया, जो उम्र में थोड़ा छोटा लगता था, तकरीबन सीमा की उम्र का ही था। मैडम, क्या मसला है? क्यों चिल्ला रही हो? मैंने क्या किया है? वो बेचारा नजरें झुकाकर बोला। वो किसी अच्छे घराने का नौजवान लगता था, जिसे अपने घर की कफालत करने के लिए अमीरजादी की ड्राइवरी करनी पड़ रही थी। उसे देखकर तो सीमा को लगा कि जैसे वो बिल्कुल उसी की तरह का है। पिछली सीट पर बैठा नौजवान मर्द उस हसीना को ही देख रहा था, और वो भी शीशे के अंदर से, मगर सीमा उसे नहीं देख पा रही थी। अगर देख लेती तो उसकी आंखें ही निकाल लेती। उसने ड्राइवर को तो बख्श दिया। उसे एहसास हो गया था कि उसकी इतनी ज्यादा गलती नहीं है। गाड़ी इतनी ऊंची थी कि उसे सड़क के गड्ढे शायद दिखाई ही नहीं दिए होंगे। चलो भाई जाओ, क्या याद करोगे? किस सखी से पाला पड़ा है? वो आम से लहजे में कहती हुई पीछे हट गई, मगर गाड़ी अभी तक नहीं चली थी, क्योंकि पीछे बैठे नौजवान ने ड्राइवर को रोक दिया था। वो अब भी गाड़ी के काले शीशे से उस लड़की को घूर रहा था। सीमा को हैरत हुई कि आखिर गाड़ी चल क्यों नहीं रही, लेकिन ये उसका मसला नहीं था। वो एक तरफ होकर एक कैब को रोकने लगी, जो अभी अभी उसके पास से गुजरी थी, मगर वो कैब भी ना रुकी। आ जाए मैडम, मैं आपको छोड़ दूंगा। कहाँ जाना है आपने? बॉस के हुक्म पर वो लड़का अब सीमा को लिफ्ट देने लगा। उसकी बात सुनकर तो सीमा की छोटी सी नाक गुस्से से फूल गई, और वो किसी बिफरी हुई शेरनी की तरह आगे बढ़ी और एक मर्तबा फिर से गाड़ी के फ्रंट पर हाथ मारते हुए चिल्लाने लगी, शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें भाई कहकर माफ कर दिया और तुम मुझ पर लाइन मार रहे हो। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना अभी तुम्हारा खून कर दूंगी। वो गुस्से में न जाने क्या क्या बोले जा रही थी। नहीं मैडम, मैंने आपको बहन ही समझा है, और इसी नाते से ही मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी मुश्किल आसान कर दूं। बताएं, आपको कहाँ जाना है? वो लड़का एक मर्तबा फिर से अपने बॉस के कहने पर उसे गाड़ी में बैठने का कह रहा था। लड़के का इसरार सुनकर सीमा को मजीद गुस्सा आ गया। तुम समझते क्या हो खुद को? मैं कोई गिरी पड़ी लड़की हूँ जो तुम जैसे अरे गहरे नत्थु खैरे के साथ बैठ जाऊंगी? निकल रहे हो यहाँ से या पुलिस को बुलाऊं? वो 3 पीस के कोट की जेब में मोबाइल निकालते हुए बोली तो ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। वो लड़का अब डर चुका था और उसके बॉस ने भी उसे नहीं रोका था। गाड़ी फराटे भरती हुई जा रही थी और वो गुस्से से उसे घूर रही थी। बड़े आए, दौलत क्या बना ली? मखलूक को अपना जर खरीद गुलाम समझते हैं। इस पर भी थीसिस लिखूंगी मैं। वो गुस्से से नाक मुंह चढ़ाते हुए बोली। उसे जब भी कोई बात पसंद नहीं आती थी तो वो खुद से वादा कर लेती कि वो उस पर जरूर ही कोई आर्टिकल या थीसिस लिखेगी। वो जमाने को दिखाना चाहती थी कि आजकल के माशरे में हो क्या रहा है, और अब उसे एक और पॉइंट मिल चुका था जिसे वो बहुत जल्द ही अपने किसी आर्टिकल में शामिल करने वाली थी। अचानक से एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी, जो शक्ल से कैब तो नहीं लगती थी, मगर वो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था इस अंदाज से बात कर रहा था कि जैसे कोई कैब वाला हो। वो अजीब नजरों से उसे घूरने लगी, क्योंकि उसने आज तक एक आम सी गाड़ी को कैब बने हुए नहीं देखा था। मैडम, मैंने अपना घर बेचकर एक गाड़ी ली है और इसी में ही सवारियां उठाता हूँ। अगर आपको बैठना है तो ठीक है, वरना मेरा वक्त जाया ना करें। वो बड़ी उम्र का मर्द अब उसे गुस्से वाले लहजे में बात कर रहा था। उसकी बात सुनकर वो फौरन से ही पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। वैसे ही उसे ऑफिस से लेट हो रहा था, तो उसने उसी को ही गनीमत समझा। 10 मिनट के अंदर ही वो अपने ऑफिस में थी। उसके कपड़ों पर उछलने वाला पानी अब सूख चुका था, क्योंकि पानी साफ था, लेकिन फिर भी उसे उलझन हो रही थी। ऑफिस पहुंची तो उसका बिगड़ा हुआ मूड मजीद बिगड़ गया। उसका बॉस सबको डांट रहा था। चैनल की टीआरपी एक मर्तबा फिर से गिरने लगी थी। वो भी बात सुनने के लिए लाइन में खड़ी हो गई। उनका बॉस चीखता चिल्लाता अपने ऑफिस में चला गया। सब लड़कियां एक दूसरे के साथ कान जोड़कर बॉस की बुराइयां करने लगी, जिनमें सबसे आगे सीमा रफीक ही थी। उसे तो वैसे ही अपने बॉस पर बड़ा गुस्सा था, क्योंकि वो पिछले एक हफ्ते से उसे मना रही थी, मगर वो उसकी बात सुन नहीं रहा था। एक कान से सुनता दूसरे कान से निकाल देता। वो सोच रही थी कि यही मौका है बॉस से बात करने का, लेकिन उसने सोचा कि जब तक इस अकड़ू बुड्ढे का गुस्सा ठंडा नहीं होता तब तक वो उससे बात नहीं करेगी। दोपहर को वो एक मर्तबा फिर से बॉस के कमरे में मौजूद थी। बॉस, मुझे एक मौका दें, देखे टीआरपी फिर से गिरने लगी है। अगर इस दौरान मैंने ये आर्टिकल लिख दिया तो टीआरपी फिर से रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन इसके लिए आपको मेरी बात माननी होगी। वो अब मिन्नत तलब लहजे में बोली थी। अब्बास नकवी भी अब कुछ खामोश से बैठे थे। वो भी सोच रहे थे कि इस जिद्दी लड़की को एक मौका दे देना चाहिए। चलो ठीक है सीमा, मैं तुम्हें मौका देता हूँ।
बॉस की बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई, लेकिन वो अब अपनी बात के आगे लेकिन भी लगा चुके थे। वो सवालिया नजरों से बॉस को देखने लगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त यह है कि अगर तुमने थीसिस अच्छी नहीं लिखी और टीआरपी नहीं पढ़ी तो फिर मैं तुम्हें निकाल दूंगा। लेकिन अगर तुमने काम अच्छा किया और टीआरपी भी बढ़ गई तो फिर तुम्हारी प्रमोशन हो जाएगी, तुम एंकर के तौर पर भी काम कर सकोगी। बॉस की बात सुनकर पहले तो वो जरा परेशान हुई, मगर जब उनकी ऑफर सुनी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस चैनल का एंकर बनना उसका ख्वाब था, और उसकी एक जानने वाली लड़की जो कॉलेज में उसके साथ पढ़ती थी वो ही इस चैनल पर एंकर का काम सरंजाम दे रही थी। सीमा चाहती थी कि वो भी ये काम करे, क्योंकि रिपोर्टर वाला काम थोड़ा ज्यादा मेहनत तलब था और फिर सड़कों पर भी घूमना पड़ता। बॉस, आप बेफिक्र हो जाएं, बस आप मुझे इजाजत दें, मैं आज से ही काम पर लग जाऊं, फिर देखें मैं टीआरपी को कैसे आसमान की बुलंदियों तक लेकर जाती हूँ। वो पुरएतमाद लहजे में बोली तो अब्बास नकवी भी मुस्कुराने लगे। वो जानते थे कि इस लड़की में गट्स तो हैं, लेकिन उन्हें इतना भी यकीन नहीं था कि वो कुछ कर दिखाएगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, मगर मेरी शर्त याद रखना। वैसे भी 2 लड़कियां तुम्हारी जगह पर आना चाहती हैं। अगर तुम चाहो तो अपनी जगह बदल कर एंकर बन सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें काम अच्छा करना पड़ेगा, और अगर काम अच्छा नहीं हुआ तो फिर भी वो लड़कियां तुम्हारी जगह पर आ जाएंगी। बुड्ढा खबासत से मुस्कुराते हुए बोला तो सीमा को आग लग गई। वो बार बार ही उसे ये जिता रहा था कि वो उसे काम से निकाल भी सकता है, लेकिन उस वक्त वो उस पर गुस्सा नहीं कर सकती थी। वो कोई सड़क पर चलता आम इंसान नहीं था, बल्कि अब्बास नकवी था, और इस चैनल का मालिक भी। इजाजत मिलते ही वो ऑफिस से बाहर निकल आई। वो अब अपने कैबिन में आकर बैठी सोच रही थी कि इस काम का आगाज कैसे करे। अचानक से उसके जहन में एक नाम आया तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो उसी वक्त ही अपने कैबिन से बाहर निकली और सलीम के कैबिन की तरफ जाने लगी। हेलो सलीम, क्या हो रहा है? वो चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट सजाए कोयल जैसी आवाज के साथ बोली तो सलीम का दिल ही धड़क गया। वो एक मर्तबा फिर से अपने तेल में चुपड़े बालों पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगा। वो हर वक्त ही ऐसे करता था, बार बार ही अपने बालों को हाथ लगाता रहता, जिसकी वजह से सीमा को उससे चिढ़ होती थी। लेकिन अब वो उसके लिए सोने के सिक्के से कम नहीं था। मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम बताओ कैसे आना हुआ? वो समझदार लड़का था, इसीलिए समझ गया कि वो जरूर ही किसी काम से आई होगी। नहीं, काम तो कोई नहीं है, मैं ये कह रही थी अगर तुम फ्री हो तो हम लंच करने चलें। सीमा के मुंह से लंच का लफ्ज सुनकर तो वो खुशी से पागल हो गया और उसी वक्त ही खड़ा होकर अपनी पैंट को ऊपर करने लगा। वो हर वक्त ही ऐसी हरकतें करता रहता था जिससे सीमा को नफरत थी, मगर अब उसे मजबूरी में उससे बात करना पड़ रही थी। इतने खुश नहीं हो, मैं किसी होटल जाने का नहीं बल्कि ऑफिस की कैंटीन में जाने का कह रही हूँ। वो बोली तो सलीम के अरमानों पर पानी फिर गया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खुशी अभी बाकी थी, और वो थी सीमा का साथ। वो दोनों ऑफिस की कैंटीन में आए बैठे थे। कैंटीन ऑफिस के अंदर ही थी, जहां पर एक लड़का काम करता था और वर्कर्स के लिए उनकी पसंद का कुछ ना कुछ बना दिया करता था। और आज उनकी कैंटीन में चिकन बिरयानी बनी थी। वो दोनों चिकन बिरयानी खाने लगे थे। खाने के बाद उन्होंने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई और वहीं पर बैठकर बातें करने लगे। सलीम, मुझे तुम्हारी एक मदद की जरूरत है। वो अब मुद्दे की तरफ आ रही थी। उसकी बात सुनकर वो सवालिया नजरों से सीमा की तरफ देखने लगा। सलीम, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मशवरा दो कि मैं उसामा शेख पर आर्टिकल कैसे लिखूं। आखिर मुझे उसके बारे में जानना भी तो होगा, लेकिन मैंने तो सिर्फ उसका नाम ही सुना हुआ है और आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी। वो परेशानी के आलम में बोली तो सलीम कहकहा लगाकर हंस पड़ा। बुद्धू लड़की, जब किसी पर आर्टिकल लिखना हो तो फिर उसके बारे में जानना पड़ता है, और जानने के लिए हमें उसके करीब जाना पड़ता है। तुम्हें उसामा शेख के करीब रहना होगा ताकि तुम उस पर आर्टिकल लिख सको। मैं कहता हूँ तुम ये काम छोड़ो और उसी की सेक्रेटरी बन जाओ, इस तरह उस पर आर्टिकल लिख लोगी। उसका मशवरा तो ठीक था, लेकिन सीमा को समझ नहीं आई। सलीम, अगर मैं ये जॉब छोड़कर चली गई तो फिर आर्टिकल किस खाते का? वो अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोली तो सलीम एक मर्तबा फिर से मुस्कुराने लगा। सच ही कहते हैं, लड़कियों की अकल उनके घुटने में होती है। मैडम साहिबा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जॉब छोड़ दें, मगर हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए, और वो भी सर से इजाजत लेकर। इसके बाद जो मैंने कहा है वो कर लेना, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। जैसे ही सीमा को सलीम की बात समझ आई तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रेंग गई। वो मुस्कुराहट इतनी गहरी थी कि सलीम उसे देखता ही रह गया।
उसे समझ आ गई थी कि उसे क्या करना है। सलीम उससे बातें करना चाह रहा था, मगर वो कोल्ड ड्रिंक को वहीं पर छोड़ती अपने कैबिन की तरफ भागी। कैबिन में कुछ काम करने के बाद वो सर के पास आई और उन्हें अपना प्लान बताया। वो भी उसके प्लान से एग्री करते थे, इसीलिए उसे 1 माह की रुख्सत दे दी। आज भी वो घर जल्दी आ गई थी ताकि प्लान बना सके कि उसे उस गैंगस्टर के यहाँ कैसे जॉब करनी है। वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, लेकिन दुनिया की नज़र में वो एक बिजनेसमैन था और अब वो सोच रही थी कि उसी के ही ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई कर दे और उसके करीब रहकर उसके राज जान ले। ये दिन तो मसरूफियत में गुजर गया। वो सारा दिन ही प्लान्स बनाती रही। रात को भी वो देर से सोई। उसने अपने कपड़े वगैरह भी प्रेस करके रख दिए। उसने सोचा कि पहले रोज वो 3 पीस पहनकर नहीं बल्कि सलवार कमीज में ही जाएगी, ताकि वह काम और भोली भाली सी लड़की लगे। वो नहीं जानती थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। सुबह वो वक्त से पहले ही उठ गई और सारे काम निपटा दिए। भाई की स्कूल वैन आई तो वो मुतमईन हो गई, क्योंकि जब तक वो स्कूल नहीं जाता था उसे सुकून नहीं मिलता था। माँ को खुदा हाफिज कहने के बाद वो अब घर से निकल आई। रॉयल ब्लू कलर की शलवार कमीज में मलबूस, सर पर वाइट दुपट्टा टिकाए वो और पैरों में वाइट खुस्सा पहने वो अच्छी लग रही थी। आंखों पर काला चश्मा भी लगा रखा था और बैग कंधे पर टिका रखा था। वाइट बैग दुपट्टे और शूज के साथ मैच हो रहा था। उसकी पर्सनालिटी इस रंग में निखर कर सामने आ रही थी। आज भी उसका कल वाला मसला था कि उसे कैब नहीं मिल रही थी, लेकिन कल की तरह से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 5 मिनट के अंदर ही उसे एक कैब मिली और वो उसे शेख इंडस्ट्रीज के ऑफिस ले जाने का कहने लगी। तकरीबन 20 मिनट बाद वो एक बहुत बड़े आलीशान ऑफिस के बाहर खड़ी थी। दरअसल वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जिसे उसामा शेख चला रहा था। वो पूरे एतमाद होकर अब ऑफिस के अंदर दाखिल हो रही थी। हर तरफ ही लोग थे। ये दफ्तर तो अब्बास नकवी के दफ्तर से भी बहुत बड़ा था और 40 लोगों के करीब टीम वहां पर न जाने किन कामों में लगी हुई थी। उसे हैरत हुई कि उनके शहर में इतना बड़ा भी ऑफिस है, जो आज तक उसकी नजरों से ओझल था। हालांकि उसने उन 3 सालों में बेशुमार ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन ये ऑफिस उसकी नजर से ओझल हो गया। वो अब रिसेप्शनिस्ट गर्ल से कह रही थी कि उसे जॉब चाहिए, मगर वो उसे बाहर जाने का कह रही थी। रिसेप्शनिस्ट गर्ल ने कह दिया कि उनके ऑफिस में स्टाफ की जरूरत नहीं, लेकिन वो तो एक बहुत बड़े मकसद से आई थी, तो फिर कैसे पीछे हट सकती थी। वो मिन्नतें कर रही थी कि मुझे बॉस से मिला दो, मगर वो लड़की नहीं मान रही थी। अचानक से रिसेप्शनिस्ट गर्ल की टेबल पर रखे लैंडलाइन फोन पर कॉल आई, तो वो उसे कमरे की तरफ जाने का कहने लगी। बॉस की तरफ से ही कॉल आई थी, जो कैमरे में उस हसीना को देख चुका था, जिसे वो पहली मर्तबा नहीं बल्कि दूसरी मर्तबा देख रहा था। उस रोज भी गाड़ी में उसामा शेख ही था। वो दुपट्टा ठीक करते हुए शीशे के दरवाजे को अंदर की तरफ धकेलते अंदर पहुंच चुकी थी। चौड़ी कमर वाला मर्द ब्लैक 3 पीस में मलबूस दूसरी तरफ रुख किए खड़ा था। वो बाहर का नजारा कर रहा था। वो जानता था कि वो आ चुकी है, मगर फिर भी एटीट्यूड दिखा रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर। उसने आते साथ ही सलाम किया, मगर उसामा ने उसके सलाम का जवाब न दिया और रुख फेरे ही खड़ा रहा। अजीब आदमी है, सलाम का जवाब भी नहीं दिया और पागलों की तरह पीठ किए खड़ा है। बड़बड़ाने की आदत से मजबूर वो अब भी बड़बड़ा रही थी, लेकिन उसकी बड़बड़ाहट थोड़ी तेज हो गई और उसामा शेख ने भी उसकी बात सुन ली। उसकी बात सुनते ही उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। उसामा शेख ने भी उसकी बात सुन ली थी। उसकी बात सुनते ही उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक अपना मुंह तोड़वा चुकी होती, लेकिन वो कोई और लड़की नहीं, सीमा रफीक थी, जिसे वो पहली नजर में ही पसंद कर बैठा था। वो नहीं जानता था कि किस्मत उसके साथ ये खेल खेलेगी कि वो उसके ऑफिस आ जाएगी। वो जानता था कि वो कहाँ काम करती है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो उसके पास किस घर से आई है। इस रोज उसने ही अपनी एक दूसरी गाड़ी को सीमा के पास भेजा था, जिसे सीमा ने टैक्सी मानने से इनकार कर दिया था, और वो गाड़ी वाला उसे उसके दफ्तर तक छोड़कर आया था। और उसके बाद ही उसामा शेख को रिपोर्ट मिल गई थी कि वो अब्बास नकवी के ऑफिस में काम करती है और एक छोटी मोटी सी रिपोर्टर है। 1 मिनट के बाद उसामा शेख ने रुख फेरा तो वो निगाहें उस पर मरकूज कर गई। वो नहीं जानती थी कि एक गुंडा इतनी पर्सनालिटी वाला होगा। वो हाथ में सिगार पकड़े हुए मानीखेज नजरों से उसे देख रहा था। बैठिए मिस सीमा। जल्दी जल्दी में उसके मुंह से उसका नाम निकल गया, मगर वो अब सोच रहा था कि कहीं वो उसकी बात पकड़ ना ले। सर, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं तो आज पहली मर्तबा आई हूँ।
चालाक और ज़हीन लड़की ने उसकी बात पकड़ ली। वो सोच रहा था कि वो क्या कहे। मिस सीमा, शायद आपको मालूम नहीं कि जो फाइल आपने पकड़ी हुई है उसकी बैग पर आपका नाम लिखा हुआ है। वो पूरा एतमाद लहजे में बोला तो वो शर्मिंदा सी हो गई। उसने अपने हाथ में जो फाइल ली हुई थी जिसमें उसकी सीवी थी, उसकी बैग पर ही बड़ा बड़ा सीमा रफीक लिखा हुआ था। बैठिए। वो कुर्सी पर बैठता हुआ उसे बैठने का कहने लगा। वो भी सलीके से कुर्सी पर बैठ गई। जी तो बताइए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? वो उसकी आंखों में देखता हुआ बोला तो वो मासूम चेहरा बना गई। सर, मुझे जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, मगर आपकी रिसेप्शनिस्ट कह रही है कि स्टाफ की जरूरत नहीं। वो लहजे में उदासी घोल कर बोली तो एक मिनट के लिए उसामा को भी ऐसा ही लगा कि वो सच कह रही है। हालांकि वो सच जानता था। वो जानता था कि वो एक ऑफिस में काम कर रही है, लेकिन फिर भी उसके लहजे से उसे ऐसे लगा कि इस जितना तो सच्चा कोई है ही नहीं। क्या आपने इससे पहले कहीं जॉब की है? नो सर, मैंने इससे पहले कहीं भी कोई जॉब नहीं की, लेकिन प्लीज आप मुझे रख लें, मैं बड़े अच्छे से अपना काम करूंगी। वो अब झूठ से गुजारा चला रही थी। उसकी बात सुनकर तो वो और भी हैरत में मुब्तला हो गया कि आखिर ये लड़की यहाँ क्या करने आई है। वो जानता था कि वो जॉब करती है। कल ही तो उसकी मुलाकात सड़क पर उससे हुई थी। ये अलग बात थी कि सीमा ने उसे नहीं देखा था। ठीक है, मैं अपॉइंटमेंट लेटर भेज देता हूँ, आप बाहर इंतजार कीजिए। वो लैपटॉप स्क्रीन खोलते हुए बोला तो वो खुशी से चहक उठी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वो शुक्रिया अदा करती हुई उसके कमरे से बाहर निकल आई। वो अब गैलरी में बैठी अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रही थी। आधे घंटे बाद ही रिसेप्शनिस्ट ने उसे अपॉइंटमेंट लेटर दिया तो उसकी खुशी मजीद बढ़ गई। वो वाकई में उसामा शेख की सेक्रेटरी के तौर पर काम करने वाली थी। वो अपॉइंटमेंट लेटर लेकर खुशी खुशी घर आ गई। 2 घंटे के अंदर ही उसका काम हो गया था और वो कामयाब हो गई थी। वो बहुत खुश थी। बार बार ही उसके जहन में बॉस के अल्फाज गूंज रहे थे जब उन्होंने कहा था कि वो एंकर बन सकती है। हालांकि वो उस मासूम को बेवकूफ बना रहे थे। उनका उसे एंकर बनाने का कोई इरादा नहीं था। उसे आर्टिकल लिखने का बहुत शौक था और वो अपने काम में माहिर भी थी। पहले भी वो 2 लोगों पर आर्टिकल लिख चुकी थी। उसने एक पुलिस वाले पर करप्शन के मामले में आर्टिकल लिखा था जो बहुत हिट गया था, और अब वो एक गुंडे पर आर्टिकल लिखने वाली थी जिसे ज्यादातर लोग एक मुअज़्ज़िज़ बिजनेसमैन के तौर पर जानते थे। ज्यादातर ही क्या, बल्कि पूरा शहर ही उसे एक बिजनेसमैन के तौर पर जानता था। लेकिन अंदर के कुछ लोग जानते थे कि उसकी सरगर्मियां ठीक नहीं और वो एक बहुत बड़े माफिया का सरगना है। अगले दिन वो टाइम पर ऑफिस पहुंच गई, मगर अभी तक उसामा ऑफिस नहीं आया था। उसे अलहदा से कैबिन दिया गया था और मैनेजर ने उसे उसका काम भी समझा दिया था, लेकिन उसे ये काम नहीं करना था। वो तो एक अलग ही काम पर आई थी। थोड़ी देर के अंदर बॉस भी आ गया और उसने उसे अपने ऑफिस में भी बुला लिया। वो अब उसके ऑफिस में खड़ी इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। इस थोड़ी सी देर में उसने ये तो ऑब्जर्व कर लिया कि वो सिगार बहुत पीता है। वो जब कल आई थी तब भी उसके हाथ में सिगार थी और अब भी वो सिगार लिए ही रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा था। आज उसने एक मर्तबा फिर से उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसे बुलाया था। वो जानता था कि वो सब कुछ झूठ बोलेगी, मगर वो आज उसके बारे में सब कुछ पता करवा के आया था। उसे पता चल गया था कि वो उस पर आर्टिकल लिखना चाहती है। अच्छा तो मिस सीमा, आप ये बताएं, क्या आपने वाकई ही आज तक किसी दफ्तर में काम नहीं किया? वो लैपटॉप पर नजरें झुकाए मसरूफ से अंदाज में बोला तो वो एक मर्तबा फिर से इनकार कर गई। उसके इनकार पर उसामा शेख के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर वो बेचारी गड़बड़ा गई। मिस सीमा, क्या आप सच कह रही हैं? वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। जी सर, क्या आपको मुझ पर शक है? वो अब भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी और झूठ को सच साबित करने में लगी हुई थी। मिस सीमा, आपको मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मैं जान गया हूँ कि आप अब्बास नकवी के दफ्तर में काम करती थी, मगर शायद अब आपकी जॉब चली गई है। बात के आखिर में उसने एक मर्तबा फिर से उससे सवाल किया। हाँ, मैं जॉब करती थी, मगर अब उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया है। इसलिए ही मैंने आपको नहीं बताया था कि मैं पहले वहां जॉब करती थी। वो बेचारी गड़बड़ाकर जल्दी में बोली। वो बात को संभालना चाह रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो उसके बारे में सब कुछ पहले से ही पता करवाए बैठा है। उसकी बात सुनकर वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और खिड़की की तरफ चल दिया। वो अब रुक फेरे खड़ा था। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अगर तुमने इस बार सच बोल दिया तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। वो अब सीधी बात पर आ गया। उसकी बात सुनकर सीमा का खून खुश्क होने लगा। वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी। वो समझ गई थी कि वो उसके बारे में सब कुछ जान गया है।
اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ وہ گینگسٹر اب اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ گھبراہٹ کے مارے ٹھنڈی سانسیں باہر خارج کرنے لگی۔ پلیز مجھے ایک آرٹیکل لکھنے دو، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں چاہتی، وہ کانپتی آواز کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر تو اسامہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کی بات سن کر وہ فوراً ہی رخ اس کی طرف کر گیا اور قریب پڑے صوفے پر بیٹھ کر بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سگار اب بھی تھا۔ اس کے سامنے میز کی دوسری طرف سیما کھڑی تھی، جس کی نظریں جھکی ہوئی تھی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ بیچاری تو پہلے دن ہی پکڑی گئی تھی، ابھی تو اس نے کام شروع بھی نہیں کیا تھا۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ وہ بولا تو اس کی آواز گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ یہ نہیں سن سکتا تھا کہ وہ اسے ایک گینگسٹر کہے، کیونکہ یہ روپ اس نے دنیا والوں سے چھپا رکھا تھا۔ ہاں جانتی ہوں، تم ایک بہت بڑے گینگسٹر ہو، اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ اس کی بات سن کر تو وہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ ایک حیرانی والی بات تو یہ تھی کہ وہ اسے جانتی تھی، اور دوسری بات یہ کہ وہ بالکل نڈر ہو کر بات کر رہی تھی۔ آج تک کسی میں بھی اتنی جرأت نہیں آئی تھی کہ وہ اسامہ شیخ سے اس طرح سے بات کرے، مگر وہ لڑکی اس کا دماغ گھما گئی تھی۔ آج اس کی سیما سے تیسری ملاقات تھی اور وہ اب اس سے مزید امپریس ہو گیا تھا۔ اس کے لیے تو تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا، وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو سیما کو ایک جھٹکا لگا۔ کیا؟ کیوں؟ وہ عجیب سا منہ بنا کر بولی۔ قریب رہنے سے ہر گہری خبر ملتی ہے۔ اگر تم مجھ پر آرٹیکل لکھنا چاہتی ہو تو تمہیں میرے پاس رہنا ہوگا۔ نکاح کر لو، بھلے عارضی طور پر، اس سے تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ اسے معلوم نہیں تھا وہ کیا بولے جا رہا ہے، شاید اس کا دل اسے یہ کہنے پر مجبور کر گیا۔ اس کے منہ سے نکاح کا لفظ سن کر تو وہ شوق میں آ گئی۔ ایک منٹ کے لیے تو اس کا دل کیا کہ اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دے، لیکن جیسے ہی اسے اپنی ماں کی معذوری کا خیال آیا تو وہ اپنا غصہ پی گئی۔ کیا سچ میں؟ بعد میں چھوڑ دو گے؟ وہ نظریں جھکائی بولی تو اسامہ شیخ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ یہ بات سن کر انکار کر دے گی، مگر وہ تو نکاح کی حامی بھر چکی تھی۔ اسامہ نے اس کی بات کا جواب منہ سے نہیں دیا، بلکہ اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے نہیں چھوڑ پائے گا، اسی لیے ہی منہ سے نہیں بولا۔ سیما کا دماغ پھٹ رہا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ حامی تو بھر چکی تھی، لیکن اب اسے عجیب سی الجھن ہونے لگی۔ وہ کیسے گینگسٹر اور پھر ایک ایرے گہرے شخص سے شادی کر سکتی تھی؟ وہ اسی وقت ہی اس کے کمرے سے باہر نکل آئی اور آفس میں بھی نہ رکی، بلکہ بیگ وغیرہ سمیٹ کر گھر ہی پہنچ گئی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ 2-3 گھنٹے سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ اسے ترقی حاصل کرنے کے لیے کرنا ہی پڑے گا، اور پھر ویسے بھی وہ نکاح کا کہہ رہا تھا، اس میں کوئی گناہ والا عمل تو نہیں تھا۔ اس نے اپنی ماں کو بتائے بغیر ہی یہ سوچ لیا تھا کہ وہ اسامہ شیخ سے نکاح کرے گی۔ اگلے روز وہ آفس گئی تو وہ آفس میں موجود نہیں تھا۔ مینیجر سے اسے معلوم ہوا کہ وہ 1 ہفتے کے لیے دبئی چلا گیا ہے۔ یہ سن کر تو سیما کو بہت غصہ آیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے پاگل بنا کر گیا ہے۔ وہ 1 ہفتہ مسلسل آفس جاتی رہی۔ وہ یہ نوکری چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اب اس کے خواب مزید اوپر ہو گئے تھے۔ آج پورے 1 ہفتے بعد وہ دفتر واپس آیا تھا۔ آتے ساتھ ہی اسے اپنا وعدہ یاد دلایا۔ اس کی بات سن کر تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے بے وقوف بنا کر گیا ہے، مگر وہ تو اب بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ وہ اسے اپنی گاڑی میں لے کر فارم ہاؤس پر پہنچ گیا، جہاں پر اس نے نکاح کے انتظامات کروا رکھے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ فارم ہاؤس پر 2 ملازمین کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر ہی اسامہ کے کچھ دوست اور نکاح خواں بھی آ گئے۔ جب نکاح خواں نے سیما سے اس کی رضامندی معلوم کی تو اس کے دل کو عجیب سا دھڑکا لگا۔ اسے ایسا لگا کہ وہ غلط کر رہی ہے، لیکن وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں قبول ہے کہہ گئی۔ واقعی میں غربت اتنی ظالم ہوتی ہے کہ کسی لڑکی کو انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ جائز رشتہ بنا رہی تھی، مگر پھر بھی اسے سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسامہ نے جیسے ہی اس کا جواب سنا تو خوشی سے کھل اٹھا۔ جب نکاح خواں نے اس سے اس کی رضامندی معلوم کی تو وہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دے گیا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر تو سیما کو الجھن ہونے لگی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے، مگر اب سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ نکاح ہونے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اب وہ اپنے فیصلے پر پچھتانے لگی تھی۔ وہ ماں اور بھائی کو بتائے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا چکی تھی
और अब पछतावे के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। निकाह होने के बाद सभी लोग वहां से चले गए सिवाय उन 2 मुलाजमाओं के। वो अब भी ड्राइंग रूम में बैठी थी। फिर कुछ सोचकर अपना बैग उठाकर वहां से जाने लगी। वो हॉल के मेन दरवाजे से अभी बाहर आई ही थी कि उसकी नजर उसामा पर पड़ी, जो अपने दोस्तों को छोड़ने के बाद अब लॉन से होता हुआ अंदर की तरफ आ रहा था। उसे जाता हुआ देखकर तो उसामा अजीब नजरों से उसे देखने लगा। वो उसे बिना कुछ कहे ही वहां से जाने लगी तो उसामा ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो अब उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ ला रहा था। वो अपना हाथ छुड़वाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ उसे अपने कमरे में ले आया। वो फार्म हाउस का मास्टर बेडरूम था जहां पर हर चीज बड़ी नफासत से रखी गई थी। बेगम साहिबा, आप कहाँ जल्दी? अभी अभी तो हमारा निकाह हुआ है और आप मेरा हक अदा किए बगैर ही जा रही हैं। वो मोहब्बत से चूर लहजे में उसके दोनों हाथ दीवार पर पिन करते हुए बोला तो सीमा ने खुद को गहरी खाइयों में महसूस किया। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने कहा था कि ये निकाह आर्जी होगा। वो कांपती आवाज के साथ नजरें झुकाए बस इतना ही बोली, मगर वो उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो उसके हसीन सरापे को देख रहा था। लंबे घुंघरियाले बाल कमर को छू रहे थे। आवारा लटें अब भी माथे का बोसा ले रही थीं। कानों में पहनी हुई बालियां उसामा को चांद सितारा की तरह लगी। होंठों पर लगी हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक तो उसे अपने हिसार में ले रही थी। जैसे ही उसामा ने उसके माथे का बोसा लिया तो वो झीम कर रह गई। उसके सारे जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया। अब उसकी सारी आवाजें हलक में ही दम तोड़ गईं। वो उसे अपनी बाहों के हिसार में लेता हुआ बेड की तरफ ले आया। सीमा को कोई होश ही नहीं था। वो उसे रोक भी नहीं सकती थी क्योंकि वो उस पर पूरा हक रखता था। सीमा को खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि वो कैसे इतना बड़ा फैसला कर सकती है। 2-3 घंटे बाद सीमा को अपने आप से ही नफरत हो रही थी। वो अपने घर वालों की मर्जी के बगैर और बिना उनको बताए एक नई जिंदगी में कदम रख चुकी थी। वो बाथरूम में था। सीमा ने मौका देखा और अपना पर्स उठाकर वहां से भाग गई। वो किसी चोर की तरह उसके घर से बाहर निकली थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। फौरन से ही वो एक रिक्शे में बैठी और घर पहुंच गई। घर जाकर भी उसकी हालत में सुधार नहीं आया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसने सारे कमरे की हालत तहस नहस कर दी। उसे कुछ होश नहीं था कि वो क्या कर रही है। एहसन भी घर पर था और असर का वक्त था। उस वक्त वो ऑफिस से वापस नहीं आती थी, मगर एहसन ने ये बात महसूस नहीं की। वो छोटे से सहन में फुटबॉल से खेल रहा था और उसकी माजूर माँ अपने कमरे में सो रही थी। 2-3 घंटे तो वो वहीं पर आंसू बहाती रह गई। अब उसकी सारी थीसिस, आर्टिकल, सब कुछ एक तरफ हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने जिंदगी का बदतरीन फैसला कर लिया है, मगर वो नहीं जानती थी कि यही फैसला उसकी जिंदगी का बेहतरीन फैसला साबित होने वाला है। 2-4 घंटे के बाद खुद को नॉर्मल करके किचन में आ गई और खाना बनाने लगी। उसने भाई और माँ को तो खाना दे दिया, मगर खुद खाना न खाया और अपने कमरे में आ गई। उसका दिमाग फट रहा था, मगर फिर भी उसे जल्द ही नींद आ गई। उसने भाई और माँ को तो खाना दे दिया, मगर खुद खाना न खाया और अपने कमरे में आ गई। उसका दिमाग फट रहा था, मगर फिर भी उसे जल्द ही नींद आ गई। लेकिन आधी रात को एक मर्तबा फिर से उसकी नींद खुल गई। उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसे पढ़कर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो मैसेज उसामा शेख की तरफ से आया था। बेशक उसके पास उसका नंबर सेव नहीं था और ना ही वो जानती थी कि उसका नंबर क्या है, लेकिन उसमें वो सब कुछ लिखा हुआ था जो वो करके आई थी। तो वो समझ गई कि वो सामा ही है। वो सोच रही थी कि उसने उसका नंबर कहाँ से हासिल किया। मैसेज के आखिर में लिखा हुआ था कि कल शराफा से ससुराल आ जाना, वरना मैं तुम्हें घर से उठवा लूंगा। मैसेज पढ़कर वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसे नींद न आई और वो सुबह तक जागती रही। सुबह की नमाज अदा करने के बाद वो कितनी ही देर जाए नमाज पर बैठी गिड़गिड़ाकर अपने रब से माफिया मांगती रही कि मुझसे गलती हो गई या रब, मुझे माफ कर दें। उसने सोच लिया कि आज के बाद वो कभी भी उस दफ्तर का रुख नहीं करेगी और बहुत जल्द ही उससे अपनी जान छुड़वा लेगी। नाश्ता वगैरह करने के बाद एक मर्तबा फिर से वो अपने कमरे में आ गई। सुबह के 10 बज रहे थे। अचानक से उनके दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो बिना सोचे ही दरवाजा खोलने के लिए पहुंच गई। उसने रात वाली बात को सीरियस नहीं लिया था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो ओसामा को बाहर देखकर हैरान रह गई। वो फौरन से ही घर के अंदर दाखिल हुआ और मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखने लगा। बेगम साहिबा, हम सारी रात आपकी याद में तड़पते रहे और आप यहाँ पर हैं। वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोला तो वो एक झटके से अपना हाथ छुड़वा गई।
प्लीज पीछा छोड़ दे मेरा, ये मेरा घर है। अगर किसी को पता चल गया तो फिर अच्छा नहीं होगा। वो डर रही थी। उसका भाई तो घर पर नहीं था, वो स्कूल चला गया था, लेकिन उसकी माँ तो घर पर ही थी। बेशक वो अपने कमरे में थी, मगर फिर भी वो डर रही थी। जाने मन, तुम क्यों इतना डर रही हो? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, हमने निकाह किया है, तो फिर इसमें गलत क्या? वो उसकी गर्दन में हाथ डालता हुआ बोला तो वो थर थर कांपने लगी। वो उसका हाथ पकड़कर अब उसे एक तरफ ले जा रहा था। शराफत से घर चलो वरना, वो मसनूई गुस्से से बोला तो वो बेचारी घबराहट के मारे बेहोश हो गई। उसे कोई होश नहीं था कि वो कहाँ है। वो जमीन पर गिरने ही वाली थी कि उसामा ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। वो उसे इसी तरह उठाकर गाड़ी में डालता हुआ फार्म हाउस पर पहुंच गया। जब उसे होश आया तो एक मर्तबा फिर से उसने खुद को उसी बड़े से कमरे में बंद पाया। वो दौड़कर दरवाजे तक आई, मगर दरवाजा बंद था। वो पागलों की तरह दरवाजा बचा रही थी। 2 मिनट के अंदर ही दरवाजा खोल दिया गया। उसामा शेख चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो वो किसी बिखरी हुई शेरनी की तरह उस पर झपट पड़ी। वो उसका कॉलर पकड़े खड़ी नफरत भरी निगाहों से उसे देख रही थी। उसके लहजे में बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल अंगारा हो रही थी, मगर उसे इस हालत में देखकर उसामा को गुस्सा नहीं आया। वो जानता था कि वो सच्चा है। वो उसका हाथ थामकर उसे सोफे की तरफ ले आया। सीमा, अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे बड़े गौर से सुनना, और उसके बाद तुम जो चाहे फैसला कर लो। उसकी बात सुनकर सीमा भी खामोश हो गई। फिर उसामा ने जो बताया उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आया। वो कह रहा था कि वो कोई गैंगस्टर नहीं है, बल्कि उसने अपनी खुफिया एजेंसी खोल रखी है जो बेसहारा औरतों को सहारा फराहम करती है और उनके हकूक दिलाने में भी मदद करती है। मगर वो ये काम खुल्लम खुल्ला नहीं करना चाहता था। बहुत सारे लोग उसकी मुखालफत करते थे, इसीलिए उसे गैंगस्टर मशहूर कर दिया। और जब उसने ये कहा कि वो ऑफिस में आने से पहले भी उसे जानता था और उसे पसंद भी कर चुका था, तो सीमा को हैरत का झटका लगा। वो उसका हाथ थामे मोहब्बत का इजहार कर रहा था। सीमा को लगा कि वह झूठ बोल रहा है, मगर उसकी आवाज से सच वाज़ेह तौर पर मालूम हो रहा था। क्या आप भी तुम मुझे छोड़कर जाना चाहोगी? उसने अपनी सारी जिंदगी ही खुलकर उसे बयान कर दी थी। वो बिन माँ का बच्चा था, जिसने आज से तकरीबन 8 साल पहले एक साथ ही अपने माँ बाप को खो दिया था, और इसके बाद उसने इतनी मेहनत की और खुद को इस मकाम तक ले आया। वो सीमा से पूछ रहा था कि वो उसके साथ रहेगी या नहीं, मगर सीमा कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उसके साथ वक्त गुजार चुकी थी, और इतना तो वो जान गई थी कि वो भी उसे पसंद करने लगी है। निकाह अपनी ताकत दिखाने लगा था, और जब से उसने सुना था कि वो कोई गैंगस्टर नहीं, वो इतना अच्छा काम कर रहा है, तो वो उसे दुनिया का बेहतरीन इंसान लगा था। सीमा, क्या मैं यही समझूं कि तुम अब अपनी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहती हो? वो एक मर्तबा फिर से पूछ रहा था, तो वो मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला गई, तो वो खुशी से झूम उठा। 1 हफ्ते बाद, सीमा प्लीज जल्दी रेडी हो जाओ, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। ये ना हो कि आज फिर से मुझे तुम्हारी वजह से डांट खानी पड़े। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपनी मनचाही बीवी को जल्दी करने का कह रहा था। सीमा ने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी। आज वो अपनी माँ से मिलने जा रही थी। कल भी वो अपनी माँ से मिलने के लिए गई थी, मगर आज उनकी दावत थी। अब उसकी माँ और भाई जान गए थे कि उसने शादी कर ली है, और इन दोनों को उस पर कोई एतराज नहीं था। उसका भाई बेचारा तो छोटा सा ही था, और वो तो खुश था कि उसकी बहन की शादी हो गई। उसकी माँ समझदार थी, वो एक नजर में ही जान गई थी कि वो अच्छा लड़का है। बस उसामा 2 मिनट दे दें, वो गले में नेकलेस डालते हुए बोली, मगर उसे डोरी बंद नहीं हो रही थी। उसामा, इधर आए, मेरी हेल्प करवा दें। वो बिला झिझक ही उसे अपनी तरफ बुला रही थी। वो अब मियाँ बीवी थे और एक दूसरे को चाहने लगे थे। उसामा जो कोट पहन रहा था फौरन से उसकी तरफ आया और उसकी गर्दन से बाल हटाते हुए नेकलेस उसके गले में डालने लगा। नेकलेस गले में डालने के बाद उसे अपनी तरफ किया और उसके माथे पर बोसा देने लगा। उसामा, आप भी ना, आपको तो बस मौका चाहिए। वो शर्म के मारे लाल होती नजरें झुका गई। बेगम साहिबा, ये मेरा हक है और आप मुझे अपना हक लेने से नहीं रोक सकती। मोहब्बत पाश लहजे में बोला तो वो मुस्कुरा कर रह गई। उसकी मुस्कुराहट देखकर तो उसामा को ऐसे लगा कि उसे जिंदगी की सब खुशी मिल गई है। आज तक उसकी जिंदगी बहुत खाली खाली सी थी, लेकिन अब उसकी सूनी जिंदगी में बहार आ गई थी। सीमा खुश थी क्योंकि उसे इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर मिला था, और उसकी माँ का ऑपरेशन भी कुछ दिनों में होने वाला था। फिर वो दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर सीढ़ियां उतरने लगे। वो अब उसे फार्म हाउस की बजाय घर ले आया था। घर में भी पहले वो अकेला ही रहता था,
مگر اب اس کی محبوب بیوی اس کے ساتھ تھی اور یہ پل اس کی زندگی کے حسین ترین پل تھے اور وہ چاہتا تھا کہ یہ کبھی ختم نہ ہو۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔